बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के चैनल MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आप हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान से अहम खबरें और तज्जिए सुन सकते हैं। हमसे मुसलसल राब्ते के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों तक पहुंच सके, क्योंकि हम पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ महफूज और बाइज्जत जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं। आज हम जिन बातों पर गुफ्तगू करेंगे उनमें इलेक्शन आगे बढ़ने की कवी उम्मीद, PTI जिसे तबाह करने के लिए, जिसे खत्म करने के लिए बेइंतहा कोशिशें की गई, आज भी मकबूलियत में सबसे आगे। साहिब इख्तियार लोगों ने सर जोड़ लिए, लेकिन सबसे पहले अहम तरीन हमारी मशरकी सरहदों के बाद मगरबी सरहदें भी गैर महफूज। अफगानिस्तान के बाद ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान की हुदूद में मिसाइल हमला। यह मिसाइल हमला गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के जिला पंजगुर में किया गया, जिसमें 2 बच्चे जहां बहक हुए और 3 बच्चे जख्मी हुए। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा इकदाम है, जिसका रिएक्शन आज पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल में यह किया कि पाकिस्तान ने न सिर्फ ईरान से, तेहरान से अपना सफीर वापस बुला लिया, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफीर को भी पाकिस्तान में काम रोकने का हुक्म दे दिया। यकीनन ये एक छोटा मसला नहीं है, ये एक छोटा वाकया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाकया है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान जो हमसाया ममालिक हैं उनके दरमियान कशीदगी क्यों पैदा हुई, क्यों कर पैदा हो रही है, इस पर हमें सोचना है। बुनियादी तौर पर जब हम ईरान की तरफ देखते हैं तो ईरान में एक बहुत बड़ा मसला है जो 1979 के बाद से, जब से ईरान खुमैनी का इनकलाब आया ईरान में, तो उसके बाद से पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में उन्होंने अपने नजरियात को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जब वो अपने नजरियात को बाहर फैला रहे थे तो ईरान और सऊदी अरब में शदीद तरीन कशीदगी हुई। ईरान बुनियादी तौर पर अगर उसे हम देखें, जो उसका माजी है, माजी करीब भी और माजी बईद भी, उसे अमेरिका ने एक पुलिसमैन का रोल दिया हुआ था कि वो यहां बैठकर पुलिसमैन का किरदार अदा करता था और इसके जरिए खौफ दिलाया जाता था, मुख्तलिफ ममालिक को डराया जाता था, खुसूसन अरब ममालिक को। और पाकिस्तान पर तो यकीनन उसके बराह रास्त असरात पड़ते थे, क्योंकि पाकिस्तान में ईरानी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और ईरान की सरहदें पाकिस्तान से बराह रास्त मिलती हैं। तो अब गुज़िश्ता रोज होने वाला हमला यकीनन एक खतरनाक समत में उसका इजहार हो रहा है, समत में इशारा कर रहा है कि क्या पाकिस्तान और ईरान, जो बहुत हमसाए ममालिक हैं, वो हमसाए दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं बदल सकते, तो क्या ईरान और पाकिस्तान अच्छे हमसायों की तरह गुजारा कर सकते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? इसके पीछे इसके वजूहात क्या हैं, इस वाकये के पीछे क्या वजूहात हैं? यकीनन पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान, ये दोनों एक लिहाज से शोरश ज़दा इलाके हैं और इन दोनों में मसाइल हैं। इन मसाइल के पीछे कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब से हम वाकिफ हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि ईरान में यकीनन जब पाकिस्तान के खिलाफ एक जासूसी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया, कुलभूषण यादव पकड़ा गया, तो वो बुनियादी तौर पर ईरान के शहर चाबहार में अहमद पटेल या हुसैन पटेल के नाम से बैठकर काम कर रहा था और वहां से ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान में दहशतगर्दों को। तो उसके पकड़े जाने के बाद से बहुत से मसाइल पैदा हुए, लेकिन बहरहाल तो हमने अब इस पर बाकायदा एहतजाज कर लिया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने बाकायदा एहतजाज किया है। और एक बात और कि आज इराक में भी ईरान की जानिब से एक मिसाइल दागा गया, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल भी बहुत शदीद आया कि इराकी हुकूमत ने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अब हम आते हैं पाकिस्तान का सबसे अहम मामला, यकीनन
الیکشن جو ہیں ہمارے 2024 میں جو اگلے مہینے 8 فروری کو ہونے والے ہیں، کیا وہ شفاف ہوں گے؟ کیا وہ غیر جانبدار ہوں گے یا منصفانہ ہوں گے؟ یقیناً یہ بالکل نہیں ہوگا۔ میں آج پاکستان میں آنے والے انتخابات کو جیسا کہ موجودہ صورتحال میں یہ کیے جا رہے ہیں، ان کو غیر شفاف، جانبدار اور غیر منصفانہ انتخابات کہہ رہا ہوں۔ لیکن جو اس میں اہم چیز ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف مشکلات کا شکار کیا گیا، اسے ہر طرح سے گھیرا گیا، اس کے کارکنان اور لیڈروں کو گھیرا گیا، انہیں الیکشن لڑنے سے روکنے کا ہر حربہ اختیار کیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستانی عوام نے یہ ثابت کر دیا، یا اس وقت جو پاکستانی عوام کا موڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں وہ کسی کے غلام ہو کر رہیں۔ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی قوم کو شعور دیا تھا، اور موجودہ ہمارے ایک اور رہنما عمران خان نے پاکستانی عوام کو بولنے کا موقع دیا، فیصلہ کرنے کا موقع دیا، یہ ہمت دی کہ وہ بول بھی لیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ بھی کریں۔ تو اب یقیناً اس میں جو مختلف سرویز آتے رہے ہیں، وہ سرویز اتنے خطرناک تھے جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف بلے کا نشان لے لیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے جو نشانات، انتخابی نشانات جو تحریک انصاف سے متعلق امیدواران تھے، انہیں عجیب طرح کے مختلف نشانات الاٹ کر دیے۔ ایک ہی حلقے میں اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے گروپ کی صورت میں الیکشن لوگ لڑ رہے تھے، تو انہیں کسی کو ڈھول دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، کسی کو ریڈیو دے دیا، کسی کو وائلن دے دیا، کسی کو باجا دے دیا۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو جائے، ووٹر کو کنفیوز کرنا ان کا مقصود ہے۔ لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے اس موقع پر، کہ جو مختلف سرویز آ رہے ہیں، ان سرویز میں انتہائی خطرناک رجحان سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کی حمایت کا رجحان۔ ابھی جو آخری جو آج ہی کی خبر ہے کہ گوگل نے ایک سروے شائع کیا ہے گزشتہ 14 دن میں، جو 1 جنوری سے 14 جنوری تک گوگل سرچ انہوں نے کے اعداد و شمار شائع کیے ہیں، بتائے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو سرچ کیا گیا سیاسی پارٹیوں کو، اس میں سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہیں، جس کی تعداد ہے 77%۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون 14%، پاکستان پیپلز پارٹی 3%، ٹی ایل پی 2%، جماعت اسلامی، جے یو آئی، اے این پی اور ایم کیو ایم، انہیں 1% سرچ کیا گیا۔ تو اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ صرف 50% بھی ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو تحریک انصاف کی برتری ہے وہ نہایت واضح ہوگی۔ اچھا، اب یہ ایسی صورتحال میں جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کس طرح سوچنا ہے، ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ سازوں نے کیا کرنا ہے؟ یقیناً یہ اہم ترین سوال ہے۔ اگر فیصلہ سازوں نے درست فیصلہ کیا تو یقیناً یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہوگا، لیکن اگر انہوں نے غلط کوئی کام کیا، غلط فیصلہ کیا، تو اس سے جو نقصان پاکستان کو ہوگا، شاید اس کی ہم کوئی مداوع نہ کر سکیں۔ اب اگر ہم دیکھیں، ایک طرف نظر ثانی کی اپیل آ گئی ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس پر نظر ثانی کی اپیل آ گئی۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، یقیناً، کیونکہ یہ ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد یقیناً قائد اعظم کے ساتھی تھے، قاضی محمد عیسیٰ، جنہوں نے جمہوری عمل کو مضبوط بنا کر پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا تھا، آج اس پاکستان کی بقا کی ذمہ داری بحیثیت چیف جسٹس قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ پر ضرور عائد ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ تو نظر ثانی کی اپیل باقاعدہ سنی جائے، اور اگر اس میں
कोई कानूनी रुकावट नहीं तो बल्ले का निशान बहाल कर दिया जाए। क्योंकि अब अहम तरीन बात यह भी हुई है कि आज इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हमने सिर्फ बल्ले का निशान लिया है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत पार्टी तहलील नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं वो इलेक्शन जीत गए, अगर वो जीत जाते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की पार्टी के 7 सीटों पर बैठ सकते हैं। और यकीनन जब बहैसियत पार्टी वो असेंबली में मौजूद होगी तो मखसूस नशिस्तों का भी उनको फायदा होगा। अब ये वो मौका है जहां हमारे पॉलिसी साज इदारे, पॉलिसी साज ये फैसला करें कि पाकिस्तान को बचाने के लिए वो काम किया जाए जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। अब इसमें एक और अहम बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत तवाना आवाज पैदा हुई है, यानी MKM के कायद अल्ताफ हुसैन की, जिन्होंने, हम इस मौजू पर अगले अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, कल बात करेंगे, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन यह बात तय है कि जब अल्ताफ हुसैन जैसे लीडर ये बात करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन को मुनसिफाना होना चाहिए, इंतखाबात को मुनसिफाना होना चाहिए, न सिर्फ मुनसिफाना होना चाहिए बल्कि जो उसका फैसला है उस फैसले के मुताबिक जो अवाम का फैसला हो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, क्योंकि ये सियासी रहनुमा पाकिस्तान के मुआफिज हैं। यकीनन ये सियासी रहनुमा, इनकी बहुत जिम्मेदारी है, इन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या अल्ताफ हुसैन हो, इनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे की तरफ ले जाएं, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएं, पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। तो जब हम ये बात करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे पॉलिसी साज इदारे भी सोच रहे हैं यकीनन कि जी इस वक्त जब ये सूरत हाल है, जब बल्ला भी चला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ढोल मिल गए, जूते मिल गए, बूट मिल गए, वायलन मिल गए, तो उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान तो इमरान खान है। यकीनन ऐसे में इनको फैसला ये करना है हमारे इदारों को कि खुदा के लिए, खुदारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई फैसला कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी बंगालियों की तरह आप इस मुल्क को दो लख्त करने के बजाय इस मुल्क से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ना हुआ तो फिर कोई इदारा भी नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगा, ना आप रहेंगे, ना कोई इदारा रहेगा, ना चीफ जस्टिस होंगे, ना कोई और चीफ।